टेक्सोनॉमी है ना, तो टेक्सोनॉमी में हम लोग एंगलर और प्रेंटल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एंगलर और प्रेंटल के बारे में कल जो हमने पढ़ा वो पूरा यानी एंगलर प्रेंटल ने क्या किया था, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री को अलग कर दिया है ना, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी में। और उसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म को दोनों से बिल्कुल अलग रखा है ना, और एंजियोस्पर्म को ही अलग किया मोनोकॉट और डाइकॉट में। और उसके बाद डाइकॉट को फिर आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी में बदल दिया, ठीक है ना। मेटाक्लेमाइडी में फिर क्या आता है, मेटाक्लेमाइडी का दूसरा नाम होता है सिम्पेटेली, ठीक है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था जो वो क्या था कि आर्किक्लेमाइडी के 30 गण होते हैं, ठीक है। तो वो आपके नोट्स में आपको कंप्लीट लिखे हुए हैं, जिरेनियल्स, एपेंडेल्स, रैमनेल्स जो भी हैं वो, है ना। अम्बेली फ्लोरी लास्ट, एक बात याद रखना, अम्बेली फ्लोरी को लास्ट में रखा, ठीक है। और उसमें कॉर्नेसी, अम्बेलिफेरी और एरिलिएसी, ये फैमिलीज रखी गई थी 3, ठीक है। उसके बाद जब हम गुण और दोष पढ़ेंगे तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला मेटाक्लेमाइडी की बात की जाए तो उसमें टोटल 10 गण हैं, ठीक है। तो और 10 गण होने के अलावा इसमें फिर बहुत सारी क्या है, मतलब फैमिलीज हो जाएंगी, कुल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब शॉर्ट में, ठीक है, मेटाक्लेमाइडी की बाद आगे आ जाएगा एंगलर और प्रेंटल के गुण क्या है और दोष क्या है, ठीक है। हाँ, और एक बात, इन्होंने ज्यादातर एंगलर प्रेंटल की खास बात ये रही कि इन्होंने एक गण में डिवाइड किया और ज्यादातर गण में एक एक फैमिली ही है ना। तो अब उसके बाद एंगलर और प्रेंटल की बात करें तो एंगलर प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति में भाई इतना तो हमने पढ़ लिया कि इन्होंने क्या किया, सभी बीज वाले पौधों को, जितने भी बीजीय पादप थे उनको सबको एक ही नाम दिया है ना। और बीजीय पादपों का जो नाम रखा गया वो क्या रखा इन्होंने, एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा, ठीक। और एम्ब्रियोफाइटा साइफेनोगेमा फिर से थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद इसके गुण लिखेंगे। एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा, और उसके बाद इसको फिर बांटा डाइकॉट और सॉरी एंजियोस्पर्मी, देखो भाई स्पर्मी में MEAE, ये ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म्स अगर EAE लिखा जाए तो उसका मतलब होता है ई पढ़ा जाता है उसको, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर की एक अलग खास बात है, ठीक। उसके बाद अगला आता है जिम्नोस्पर्मी, और फिर एंजियोस्पर्मी के बाद फिर इसको आगे डिवाइड किया, ठीक है। और एंजियोस्पर्मी जिन दो में डिवाइड था, मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी एंड डाइकॉटिलिडनी। और मोनोकॉटिल डाइकॉट के बाद डाइकॉटिलिडनी को फिर से बांटा, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी, ठीक। फिर उसके बाद इसमें देखा गया मेटाक्लेमाइडी में 10 ऑर्डर थे, ऑर्डर मतलब गण, और इसमें टोटल 30 ऑर्डर्स थे, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें मोनोकॉटिलिडनी की, तो मोनोकॉटिलिडनी के अंदर टोटल 11 गण थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो लास्ट एंड फाइनली बचा कि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को मोनोकॉट डाइकॉट से बिल्कुल अलग कर दिया, ये इनकी सबसे बड़ी बात थी, ठीक। और मेटाक्लेमाइडी का दूसरा नाम सिम्पेटेली होता है, ये भी समझ लेना, ठीक है। फिर इन्होंने जिम्नोस्पर्म को, सारे प्लांट्स के, इनके कोई गण वगैरह ज्यादा डिवाइड नहीं किए, ठीक है। तो अच्छा, मेटाक्लेमाइडी का दूसरा नाम और होता है क्या, सिम्पेटेली, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है कि एंगलर और प्रेंटल के गुण क्या है और
दोष क्या है। तो इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसके, क्योंकि ये नाम बहुत बोरिंग से हो गए याद करते करते, लिखते लिखते, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं एंगलर और प्रेंटल की जो पद्धति थी उसके गुण क्या थे। ठीक है, अब वर्गीकरण पद्धति के गुणों की बात करें तो कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्या आता है, सरलता। भाई शैवाल और फफूंद से लेके सरलता से जटिलता की ओर पादपों का विकास हुआ है। तो इन्होंने कुल मिलाकर के जाति वृत्तीय इतिहास को आसानी से समझाया इस पद्धति के आधार पर। तो पहला गुण क्या है, जाति वृत्ति। कैसा वर्गीकरण है ये, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। जाति वृत्तीय वर्गीकरण का मतलब क्या होता है कि सरलता से, यानी कि पहले सरल पादपों से जटिल पादपों का विकास हुआ है। फिर सबसे बड़ी बात तो यही हो गई इसका पहला गुण। दूसरा गुण ये है कि सरलतम से शुरू किया और अंत में जटिल में किसको रखा गया, बीजों से, है ना। मतलब अबीजीय से शुरू किया और बीजीय में, यानी सरल पादपों से ये कहानी कहाँ तक ले गए, बीजीय पादपों तक। क्योंकि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म यानी आवृत बीजी, अनावृत बीजी सब कौन होते हैं, बीजीय पादप होते हैं ना। बीजीय पादपों पर समापन, सरल पादपों से शुरू किया और बीजीय पादपों पर समापन किया, ये इनकी खास बात रही। उसके बाद बेंथम और हुकर की पद्धति में जो दोष थे उनका निवारण किया। क्यों, क्योंकि बेंथम और हुकर ने क्या किया था, नाम तो है उसका प्राकृतिक वर्गीकरण, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका समझ में नहीं आता कि इनको कृत्रिम, जैसे है ना उसमें मोनोक्लेमाइडी है ना, तो उसमें यह है कि अलग से कृत्रिम वर्ग बना दिया, लिविएसी लेविएटी में अलग से मर्ज कर दिया, उनको समानता है लेकिन फिर भी दूर दूर कर दिए, है ना। तो वो जो जितने भी दोष थे, तो बेंथम हुकर की पद्धति के दोषों का निवारण हो गया इसमें, क्योंकि ये तो थी ही कृत्रिम लक्षणों पर आधारित, यानी हाँ मतलब मनुष्य को डिसाइड करे कृत्रिम में कि हमने जो वर्गीकरण किया है वो हम किसके आधार पर कर रहे हैं, जननांगों के आधार पे कर रहे हैं या पुंकेसर के आधार पे कर रहे हैं, जड़ के आधार पे, पत्ती के आधार पे, यानी कि वर्गीकरण का आधार क्या होगा ये हम निर्धारित करें तो वो कृत्रिम वर्गीकरण होता है। और अगर उसे प्रकृति निर्धारित करे, यानी कि प्रकृति में पहले जैसे एक कार्पल, कार्पल मतलब हो गया एक जायांग है, फिर दो जायांग हुए, फिर 5 जायांग वाले पौधे हुए, तो ऐसे माना जाता है कि शायद इनसे इनका विकास हुआ होगा। तो इनमें आपस में समानता है या नहीं है, अंदर अंडाशय की स्थिति जो है, बीजांड न्यास जो है वो समान है या नहीं है, वो सब प्राकृतिक के आधार पर हो गया है ना। तो बेंथम हुकर की पद्धति के दोषों का निवारण कर दिया। अगला गुण जो आया वो आया कि मोनोक्लेमाइडी जो उनका कृत्रिम था ना, उसको जो बेंथम और हुकर की पद्धति में है उसको हटा दिया और उसके पौधों को क्या किया, आर्किक्लेमाइडी उपसमवर्ग में रख दिया। यानी बेंथम और हुकर अलग अलग के याद रखना, बेंथम हुकर के वर्ग, सॉरी कृत्रिम वर्ग था, जबकि वर्गीकरण प्राकृतिक था, लेकिन उसमें एक जो उन्होंने गलती की वो क्या की, कृत्रिम की जगह क्या, वो थे तो सब क्या प्राकृतिक होने थे, लेकिन उनको क्या कर दिया, कृत्रिम में इकट्ठा कर दिया ना। तो बेंथम हुकर के वर्गीकरण में जो कृत्रिम था ना मोनोक्लेमाइडी,
देखो याद रखना, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी एंगलर और प्रेंटल में है, और मोनोक्लेमाइडी बेंथमूकर में। तो बेंथमूकर के कृत्रिम मोनोक्लेमाइडी वर्ग के पादपों को आर्किक्लेमाइडी, आर्किक्लेमाइडी जो उपवर्ग बना है ना पौधों का, डाइकोट्स का, यानी कि द्विबीज पत्तियों का, उसमें इन्होंने रख दिया। ये इनका सबसे बढ़िया काम था। ठीक है, उसके बाद अगला अगला इन्होंने क्या किया, बेंथम और हुकर की पद्धति पूरे संसार भर में प्रचलित थी, है ना, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी और उन्हें दोष रहित कर दिया, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रचलित थी। तो ये आज दोष रहित है, इसलिए प्रचलित है। हालांकि ये दोष इसमें है भी, लेकिन उनको चैलेंज करने के लिए अभी कोई नहीं आया। भाई सीधी सी बात है, बेंथम हुकर की पद्धति अच्छी थी, आज भी मानी जाती है, लेकिन उसके कुछ दोष थे, उन्हें दूर किया बेंथम और हुकर ने। लेकिन उनको दूर करने के लिए अभी कोई नया क्लासिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए भी वो प्रचलित हुई। भाई एक की गलती को दूसरा सुधार दे तो अपने आप लोकप्रिय हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला जो गुण आता है वो है कि हर उपवर्ग को, भाई वर्ग से उपवर्ग आए, और हर उपवर्ग को कई ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कई गणों में विभाजित किया है। ठीक है, और हर ऑर्डर में संबंधित कुलों का वर्णन किया गया, यानी छोटे छोटे बनाए, है ना। एक गण में, गण तो बहुत सारे बनाए, लेकिन एक गण में एक ही कुल है जनरली, है ना। उपवर्ग को गणों में वर्गीकृत किया, तथा गणों में कुलों का पूर्ण वर्णन दिया, है ना, कुलों का वर्णन किया, और वो वर्णन ही पूरा सटीक था और स्पष्ट था। भाई आप एक फैक्ट दो और एक फैक्ट को आसान कर दो, थोड़ा पढ़ने में इजी हो जाए वो, है ना, तो वो ज़्यादा प्रचलित हो जाएगा ना, क्योंकि वैसे भी बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोलॉजी में तो साइंटिफिक नेम ही काफ़ी चैलेंजिंग वर्ड्स हो जाते हैं याद करना। ठीक है, उसके बाद अगला, वंश को पहचान करने के लिए बहुत सारी कुंजियां हैं। ये सबसे खास बात, सबसे स्टार पॉइंट जो था वो क्या था भाई, किसी भी गुण को कि कोई भी पौधा है ना, तो वो आपने देखा, हमने देखा, तो अब उस पौधे को देखने के बाद हम उसे वर्गीकृत करेंगे ना कि ये मोनोकॉट में रखा जाए या डाइकॉट में रखा जाए, या फिर ये एक बीज पत्री है तो क्यों है, क्यों कहा उसे एक बीज पत्री, या तो उसके बीज एक बीज वाले हों, या फिर क्या हो, एक बीज पत्री होने के अलावा उसमें जो पत्तियां हैं उन पत्तियों का शिराविन्यास जालिकावत नहीं होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए, तब उसे हम मोनोकॉट रखेंगे। तो ऐसे लक्षण जिसके आधार पे हम पौधे के गुणों को वर्गीकरण टेक्सॉन्स में, वर्गकों में विभाजित करें, उन गुणों को क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं, की कहते हैं। तो इन्होंने, इसका सबसे बड़ा परफेक्ट पॉइंट ये था कि इनके वर्गीकरण में वंश को पहचानने के लिए कुंजी बहुत थी और उन सबको बाकायदा लिखा गया था। अनेक कुंजियां, ठीक है, जैसे आपको पता चले कोई पौधा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है ये मोनोकॉट है, डाइकॉट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, तो उसके लिए उसकी रूट, मान लो कोई कटा हुआ पौधे का तना रखा हुआ है, अब पत्ती वत्ती कुछ है नहीं है, फल फूल कुछ भी नहीं है, तो आप उसे फिर कैसे पहचानोगे, फिर आपको देखना पड़ेगा ये टैप रूट है या आपको एक छोटा सा तना दे दिया जाए, है ना, तो उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये जो आपको छोटा सा भाग दिया गया है लकड़ी का, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का, ये तना है या नहीं है, या ये जड़ है, क्या है, कैसे पहचानेंगे। तो उसमें अगर कोई रेशा है, मूल रोम या
तने में रोम होते हैं, तो उन्हें पहचाना जाता है। उन्हें कैसे पहचानेंगे? अगर रोम एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय है, तो ये है जड़ का, जड़ से निकाला हुआ है, यानी कि आपको जो दिया गया है भाग, ये जड़ है। अब ये किस पौधे की है? फिर आप देखोगे इसके संवहन फूल काट करके, इसका सेक्शन कट करके, कि संवहन फूल में जो संवहन फूल है वो तने में बिखरे हुए हैं या व्यवस्थित हैं, या उसमें ऐधा है या नहीं है, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाता है कि ये तना है या जड़ है, एक बीजपत्री की है या द्विबीजपत्री की है। क्योंकि कल ही हमने पढ़ा है ना, लास्ट पढ़ते आ रहे हैं कि बिखरे हुए होंगे संवहन फूल या फिर अरेंज होंगे, सुव्यवस्थित हैं, है ना, तो द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। और अगर ये ऐसा पार्ट दिया गया आपको जिसमें जो रोम है वो बहुकोशिकीय है, तो इसका मतलब ये जो भाग दिया गया है ये तना है, ये जड़ नहीं है। और अगर ये एक कोशिकीय है तो इसका मतलब ये जड़ है, ठीक है। इसीलिए आलू को जो भाग हम खाते हैं ना, वो आलू का जो भाग है उसे हम बोलते हैं तना है, जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जड़ के अंदर बड नहीं होती, बड मतलब आंख, कलिका नहीं होती, तो वो नए पौधे का निर्माण नहीं कर पाएगी जड़। लेकिन आलू में जो भाग हम खाते हैं उसमें होती है एक आंख छोटी सी, है ना, उससे नया कलिका फूट जाती है कई बार, वो नया पौधा बनाने के लिए तैयार है ना। तो दूसरी चीज, आलू में भी कई बार रेशे आ जाते हैं, वो रेशे आप देखो तो वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे गुण हैं जिसके आधार पे हम बता सकते हैं कि जो चीज हमारे सामने है एनालिसिस करने के लिए दी, वो है क्या, कि जड़ है, तना है, पत्ती है, कौन सा भाग है, ठीक है। क्योंकि एक हरा सा अगर हिस्सा इतना बड़ा दे दिया आपको, तो आप डायरेक्टली उसे पत्ती का पार्ट है ये नहीं कह सकते। इसी तरीके से पौधों में वंश है, जाति है, तो कौन सा वंश है उसको, जैसे आलू है, बैंगन है, इनका वंश होता है सोलेनम, है ना, आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। तो सोलेनम में कौन कौन कब कब क्यों क्यों रखा जाएगा, वो सब कुछ हम जब फैमिली पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एनालिसिस होते चला जाएगा, ठीक है। कि जैसे जो अंडाशय है उसके अंदर अंडाशयों का क्रम होता है, जो अंडाशय के अंदर बीजांड है उसके लगने का क्रम होता है बीजांड विन्यास। तो बीजांड विन्यास कैसा है, एक आभासी पट बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो अंडाशय सीधा है या थोड़ा तिरछा है, उसके आधार पे देखते हैं कि सोलेनम का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये गुण हमें पहले गुण पता होनी चाहिए ना, कुंजी पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसे उस वंश में रख पाएंगे। तो वो इस वर्गीकरण का एंगलर और प्रेंटल की पद्धति का सबसे बेस्ट गुण था, ठीक। उसके बाद अगला जो गुण था वो ये था कि इसमें सरलतम कुंजियां थी। दूसरी चीज इनकी, भाई देखो 23 साल लग गए थे, 23 साल में जाकर के पूरा कंप्लीट हो पाया था ये, है ना, 22-23 सालों में जाकर के। तो एक पुस्तक थी डी नेचरलेन प्लेंजेन फैमिलिन, ठीक, इसमें पूरा वर्गीकरण दिया और सचित्र वर्णन है, पौधों की बाकायदा चित्र भी बनाए गए। क्योंकि ये 1887 से 1889 के बीच में लिखी गई एक पुस्तक का एक पार्ट, क्योंकि आपने पढ़ा है ना एंगलर पेंटल का वर्गीकरण काफी बड़ा था, ठीक है। तो लगभग 22-23 वर्ष लग गए, 23 खंड थे 22 वर्षों में, सॉरी कितने टोटल 23 खंड थे, मतलब एक बुक का एक वर्जन, फिर दूसरा भाग आया, फिर तीसरा, इस तरीके से 23 भाग आए। और फिर वर्गीकरण जो है वो पूरा 22 वर्षों में कंप्लीट हो पाया। तो कितना मेहनत की, पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए कुछ, क्योंकि भाई इतना लंबा पौधे संरक्षित हर्बेरिया में तो सेट कर जा सकते हैं, है ना, संभाले जा सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर प्लांट्स को कैसे, तो उनके चित्र बनाए गए जैसे वो दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो उस बुक का नाम मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है ना, नेचुरल नेचरलेन प्लेंजेन फैमिलिन, ये याद रखनी है। नेचुरलिन प्लेंजेन फैमिलिन, ठीक, इस बुक के अंदर जो है वो पूरा वर्गीकरण है, नेचरलिन प्लेंजेन फैमिलिन। नेचरलिन प्लेंजेन फैमिलिन, ये जो पुस्तक है इसके अंदर सचित्र वर्णन है,
वर्गीकरण है और वो कैसा है, पौधों के उसमें चित्र भी दिए गए हैं, उन्हें देख देख करके आप पहचान सकते हो। दूसरी चीज, अनेक कुंजियां थी और वो कुंजियां भी कैसी थी, सरलतम कुंजी, आप आसानी से देख के पता लगा सकते हो। आपको बहुत ज्यादा बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी नहीं चाहिए। जैसे कोई पौधा मोनोकॉट है, उसकी पत्ती देख के आप बता सकते हो ना एकांतर समानांतर विन्यास है या फिर जो विन्यास है वो जालिकावत है, तो जालिकावत है तो डाइकॉट हो जाएगा। तो कितना सरल है, कितना आसानी से आपने बता दिया है ना, डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो इस तरीके से ये एंगलर और प्रेंटल की वर्गीकरण के कुल गुण आपको पता चल गए। ठीक है, ये आपको पूरे याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेंथम हुकर और एंगलर प्रेंटल की पद्धति के गुण बताइए, दोष बताइए, या दोनों में कंपैरिजन यानी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताइए। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा कौन अच्छी है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छी तो दोनों ही है, दोनों ही प्रचलित है। लेकिन हाँ, अगर हाँ इंडिया में पूछी जाए तो भारत का हर्बेरियम जो है वो बेंथम और हुकर की पद्धति पर आधारित है, क्योंकि हम प्राकृतिक वर्गीकरण है ना वो, तो उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये जाति वृत्ति है, ठीक है, इसको अपने हिसाब से सेट किया गया गुणों के आधार पर। अब इसमें अगला देखते हैं हम कि दोष क्या थे। इसमें कुछ दोष थे, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको इसके दोष करता हूं। देखो भाई, जब आपको वर्गीकरण पढ़ाया था तभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो वर्गीकरण है ये सरल से जटिल की ओर बताता है ना, अभी लिखा भी हमने। तो इसमें आप एक बार देखो, एम्ब्रियोफाइटा सेफोनीमेटा जो है वो बीजीय पादपों का वर्ग है। उसके बाद यहाँ लिखा मिलता है हमने जिम्नोस्पर्मी, और यहाँ लिखा मिलता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के बाद यहाँ लिखता है मोनोकॉट लिखा मिलता है, और यहाँ लिखता है डाइकॉट, यही होता है। डाइकॉट के बाद यहाँ होता है आर्किक्लेमाइडी, और आर्किक्लेमाइडी के बाद यहाँ है मेटाक्लेमाइडी। देखो भाई, मोनोक्लेमाइडी मत लिखना, मोनोक्लेमाइडी बेंथम और हुकर का कृत्रिम वर्ग है। यहाँ क्या है, मेटाक्लेमाइडी, ये अंतर है, छोटा सा ही अंतर है। लेकिन अब ये बताओ, बीजीय पादपों में इन्होंने इस तरीके से इसको ऐसे लिखा, जो पहले आया वो आद्य है, जो बाद में आया वो पुराना है। तो एंजियोस्पर्म इसका मतलब जिम्नोस्पर्म से भी पहले आगे होंगे। मोनोकॉट को डाइकॉट से पहले रख दिया, इसका मतलब क्या है, पहले शायद मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधे आए होंगे, फिर डाइकॉट आए इनके अनुसार। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में जो जैविक प्रमाण मिलते हैं है ना, जीवाश्म वगैरह से पता चलता है, और जो हड़प्पा सभ्यता वगैरह, मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह होती है, उससे जो पता चलता है उसमें ये बात क्लियर होती है कि ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट से डाइकॉट आए होंगे। भाई अगर आप ये कह रहे हो मोनोकॉट बाद में आए, है ना, तो नेचर तो ये कह रही है बाद में आए, और इन्होंने ये कह दिया कि एक बीजपत्री पौधे जो है वो आद्य है, पहले वो आए फिर द्विबीजपत्री आए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जीवाश्मीय प्रमाण तो ये बताते हैं कि द्विबीजपत्री पहले आए, उनसे फिर धीरे धीरे फूल जो है वो झड़ते चले गए, खत्म होते गए, और फिर वो धीरे धीरे एक बीजपत्री में बदले। तो इनका सबसे बड़ा दोष तो यही था कि इन्होंने मोनोकॉट को क्या कर दिया, पहले रख दिया। तो अब हम दोष की बात करें है ना, तो पहला दोष क्या था इनका कि एक बीजपत्री पादपों को आद्य, वह द्विबीजपत्री पौधों को विकसित माना गया।
ठीक है, जबकि ये क्या है, ये गलत है क्योंकि जीवाश्मीय प्रमाण से ये गलत है। ठीक है, आप लोग एक मिनट एक लाइन कंप्लीट करके फिर रिज्वाइन कर लीजिएगा ना। जीवाश्मीय प्रमाण के आधार पर गलत है। अब आप रिज्वाइन कर लीजिए।